हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग नॉइज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि जितना भी एडवांसमेंट और डेवलपमेंट हो रहा है कम्युनिकेशन की फील्ड में, वो बेसिकली दो ही चीज़ के लिए हो रहा है। एक तो उसका डेटा रेट बढ़ाने के लिए कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग सेंड कर पाए मिनिमम टाइम में, और दूसरा है नॉइज़ कम करने के लिए। ठीक है, तो नॉइज़ बेसिकली होता कहाँ पर है? मैक्सिमम जो इफेक्ट होता है नॉइज़ का वो होता है चैनल में। ट्रांसमीटर रिसीवर में भी होता है, लेकिन जहाँ मैक्सिमम अफेक्टेड एरिया है वो है चैनल। तो नॉइज क्या है? नॉइज इज एन अनवांटेड, रैंडम एंड अनडिटर्मिनिस्टिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इंटरफेयर विद द रिसेप्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। नॉइज एक अनवांटेड सिग्नल है, मतलब हम लोग उसको नहीं चाहते हैं, अनडिजायर्ड है। रैंडम है, मीन्स ये किसी भी नेचर का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नॉइज का नेचर ऐसा होगा या ऐसा होगा। नॉइज रैंडम है और वो किसी भी नेचर का हो सकता है। एंड अनडिटर्मिनिस्टिक, अनडिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला से क्वांटिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू mx। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मतलब वो लाइन जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है। वी कैन डिटर्मिन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन नॉइज के केस में ऐसा नहीं है। नॉइज का कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है कि हाँ ये ऐसे ही डिटर्मिन होगा, या नॉइज का कोई फॉर्मूला हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा अनडिटर्मिनिस्टिक होता है। मीन्स बेसिकली अनडिटर्मिनिस्टिक मीन्स दैट कैन नॉट बी मैथमेटिकली क्वांटिफाइड। और नॉइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल से इंटरफेयर करता है। क्या चीज़ में इंटरफेयर करता है? हम लोगों ने कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया है तो वो रिसीव होगा, उसके रिसीव होने में इंटरफेयर करता है। और रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, मतलब हम जो भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं वो रिसीवर में जाकर के रिप्रोड्यूस होता है ना। चैनल में नॉइज हुआ, रिसीवर में जाकर के रिसीव होगा और रिप्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉइज के कारण क्या होता है? चैनल में नॉइज है तो जो भी सिग्नल हम लोग इधर से ट्रांसमिट किए हैं, नॉइज के कारण क्या होता है? सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है या नॉइजी बन जाता है, तो रिसीवर साइड में उसको रिप्रोड्यूस करने में दिक्कत होता है। ठीक है, नॉइज कैन अफेक्ट सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर्स एंड कैन ऑल्सो कॉज रिडक्शन इन बैंडविड्थ। नॉइज जो है रिसीवर्स के सेंसिटिविटी को इफेक्ट करता है। किसी भी रिसीवर का सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी मतलब हम लोग कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट दिए हैं जो कि हमको उस रिसीवर से एक कंपेरेबल या एक सेटिस्फैक्ट्री एसएनआर, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, मिल रहा है। कोई भी रिसीवर का हम चाहते हैं कि हाँ एटलीस्ट इतना एसएनआर हमको मिले। एसएनआर एक तरह से किसी भी सिस्टम का पॉजिटिव पैरामीटर शो करता है। अगर एसएनआर अच्छा है, इसका मतलब क्या है? जो सिग्नल रिसीव है उसका स्ट्रेंथ अच्छा है। तो हर रिसीवर का एक मिनिमम जो वैल्यू रहता है एसएनआर का, वो होता है कि कम से कम इस सिस्टम में इतना एसएनआर आना चाहिए, नहीं तो ये रिसीवर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उतना जो मिनिमम लेवल ऑफ एसएनआर है उसको पाने के लिए मिनिमम कितना इनपुट हम लोग को एटलीस्ट देना पड़ेगा, वो चीज़ कहलाता है सेंसिटिविटी। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो हमारे पास होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में सिग्नल रिसीव करना है। ठीक है, तो जो मिनिमम जो लेवल है इनपुट का, मतलब जो भी नेटवर्क एरिया है अगर उसे -90 dBm जो है उसको ये मोबाइल फ़ोन डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन -90 dBm से अगर कम सिग्नल है तो हमारा मोबाइल फ़ोन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन रहता है, क्या कहेंगे, उसका सेंसिटिविटी क्या है? -90 dBm। मतलब एटलीस्ट इतना इनपुट होना चाहिए, तब जाकर के हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में पासिंग मार्क्स होता है कि एटलीस्ट 28 मार्क्स होना चाहिए तभी पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। वो जो पास और फेल है ये हुआ एसएनआर। अगर एसएनआर सही है, मतलब अगर पास हो गए तो पास में भी है फिर कि किसी को 29 आया, किसी को 70 आया, तो वो अलग चीज़ है कि एसएनआर भी एक होता है बस पासिंग, एक होता है बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट पास तो करना है। ठीक है, तो उसी तरह से पास करने के लिए मिनिमम 28 मार्क्स चाहिए होगा, तो जो सेंसिटिविटी होगा वो होगा 28। उसी तरीके से हर रिसीवर का एक सेंसिटिविटी होता है कि कितना कम से कम अमाउंट ऑफ इनपुट देना पड़ेगा ताकि हमको एक मिनिमम लेवल ऑफ एसएनआर अचीव हो। नॉइज के कारण क्या होता है? वो सेंसिटिविटी जो है वो अफेक्टेड होता है, क्योंकि नॉइज जो है मिनिमम लेवल ऑफ सिग्नल को अफेक्ट कर देता है। ठीक है, और रिडक्शन इन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज। इस नॉइज को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो इसमें, एक है इंटरनल नॉइज, एक है एक्सटर्नल नॉइज। इंटरनल नॉइज किसको कहते हैं? जो कि क्रिएटेड विद इन द रिसीवर, जो कि रिसीवर के अंदर क्रिएट होता है। और एक्सटर्नल नॉइज क्या होता है? क्रिएटेड आउटसाइड और एक्सटर्नल टू द रिसीवर, मतलब वो रिसीवर के आउटसाइड क्रिएट होता है।
ठीक है। तो इंटरनल नॉइज कैन बी क्वांटिफाइड एंड रिड्यूस्ड, बट दिस इज नॉट द केस विथ एक्सटर्नल नॉइज। मतलब ये जो इंटरनल नॉइज होता है जो कि रिसीवर के अंदर क्रिएट होता है, इसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट कर सकते हैं और इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया तो उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि इसको कैसे रिड्यूस करना है, कैसे इंक्रीज करना है। लेकिन जो एक्सटर्नल नॉइज रहता है वो क्वांटिफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल नॉइज इज नॉट क्वांटिफाइबल, तो इसलिए इसको हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते। जिस चीज़ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस कैसे करेंगे। ओके, सो पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल नॉइज। एक्सटर्नल नॉइज को कितने इसमें हम लोग कितने टाइप में बांट सकते हैं। एक है एटमॉस्फेरिक, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल। ठीक है, नॉइज क्रिएटेड आउटसाइड द रिसीवर इज कॉल्ड एक्सटर्नल नॉइज। बेसिकली जो एक्सटर्नल नॉइज होता है वो रिसीवर के आउटसाइड होता है, एक्सटर्नल होता है। इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है। तो जो फर्स्ट जो हमारा नॉइज टाइप है वो है एटमॉस्फेरिक नॉइज। एटमॉस्फेरिक नॉइज क्या होता है, इसको स्टैटिक भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक नॉइज और स्टैटिक is generally caused by lightning discharges in thunderstorm and other natural electrical disturbances in the atmosphere। जो भी ये जो थंडरस्टॉर्म होता है, जैसे बिजली कड़कती है, ठीक है, और बादल गरजते हैं, ये सब जो लाइटनिंग डिस्चार्ज हुआ, थंडरस्टॉर्म हुआ, या फिर और भी जो दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है एटमॉस्फेयर में, उसके कारण एटमॉस्फेरिक नॉइज प्रोड्यूस होता है। देखते होंगे कि अगर हम लोग टीवी देख रहे हैं और अगर बादल गरजा या फिर बिजली चमक रही है तो जनरली क्या होता है, लाइट कट हो जाता है। ये क्यों होता है, ताकि हम लोग अपने रिसीवर को प्रिवेंट कर पाएँ एटमॉस्फेरिक नॉइज के कारण, क्योंकि वो एक ग्लिच प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर मान लेते हैं लाइट नहीं गया और टीवी ऑन है, तो आप देख सकते हैं कि जब भी बिजली कड़कता था तो एक हल्का सा नॉइजी सा चीज़ प्रोड्यूस होता था टीवी में, पहले के टीवी में, अभी नहीं। जब हम लोग केबल टीवी यूज़ करते थे, ठीक है, अभी तो सब जगह डीटीएच हो गया है तो अभी वाले टीवी में नहीं, लेकिन पहले वाले में जब भी लाइटनिंग डिस्चार्ज या थंडरस्टॉर्म होता था तो एक नॉइजी सिग्नल आता था टीवी में। ठीक है, तो वो होता है एटमॉस्फेरिक नॉइज। दिस इज रैंडम एंड स्प्रेड्स ओवर आरएफ स्पेक्ट्रम यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ये जो एटमॉस्फेरिक नॉइज होता है वो रैंडम इन नेचर होता है और पूरा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो यूज होता है उसमें स्प्रेड होता है। दिस नॉइज बिकम्स लेस एट फ्रीक्वेंसीज अबव 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं है कि लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये जो नॉइज होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी में उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, मतलब ये लेस होता है हाई फ्रीक्वेंसी में। क्यों? क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसीज में हम लोग LOS, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है, हम लोग लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन यूज करते हैं। वो भी क्यों करते हैं, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी हाई है मतलब लैम्डा स्मॉल है, मतलब वेवलेंथ स्मॉल है, तो एंटीना साइज जो होगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, जो एंटीना का हाइट होगा। अब क्या होगा कि आजकल इतने बिल्डिंग्स और ट्रीज हैं, अगर एंटीना हाइट बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, सिग्नल बीच से जा रहा है वो कभी ट्री से टकराएगा, कभी बिल्डिंग से टकराएगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होगा, ट्री और बिल्डिंग का हाइट एंटीना से ज़्यादा हो जाएगा, तो सिग्नल में बहुत सारा रिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हायर फ्रीक्वेंसीज है तो हम लोग लाइन ऑफ साइट यूज़ करें। मीन्स जो दो एंटीना है, ट्रांसमिशन और रिसीवर जो एंटीना है, ट्रांसमिट रिसीव एंटीना, उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट पाथ हो, मीन्स लाइन ऑफ साइट हो। मतलब ये दोनों एंटीना एक दूसरे को डायरेक्टली देख पाए, दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं हो। ये हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसीज में लैम्डा जो वेवलेंथ होता है वो स्मॉल हो जाता है और एंटीना हाइट जो होता है वो λ/10 या λ/4 होता है। तो अगर वेवलेंथ कम है तो एंटीना का हाइट बहुत कम होगा, हाइट कम होगा तो वो बाकी चीज़ों से इंटरफेयर करेगा। इसीलिए हम लोग लाइन ऑफ साइट लेते हैं ताकि दोनों एंटीना एक दूसरे को डायरेक्ट पाथ के थ्रू देख पाए। तो इसीलिए ये जो एटमॉस्फेरिक नॉइज है वो हायर फ्रीक्वेंसी में उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, हायर फ्रीक्वेंसी में लेस होता है। 30 मेगाहर्ट्ज के नीचे ही ये नॉइज ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज जो है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के कारण होता है। ये दो टाइप का होगा, कॉस्मिक और सोलर। सोलर नॉइज इज प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन फ्रॉम सन, बिकॉज सन इज अ लार्ज बॉडी एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी अगर कोई बॉडी है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे है तो वो रेडिएट करता है, ये हम लोग जानते हैं। तो सोलर नॉइज क्या होता है, सन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। सन के द्वारा क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सन हम लोग जानते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है और बहुत ही लार्ज बॉडी है। तो सोलर नॉइज इज काउज्ड बाय सन एंड इट इज टाइप ऑफ एक्सटर्नल नॉइज। नेक्स्ट है कॉस्मिक नॉइज। कॉस्मिक नॉइज किसके द्वारा होगा, जो भी हमारे पास जो भी डिस्टेंट जो स्टार्स हैं वो सब ये प्रोड्यूस करते हैं। कॉस्मिक नॉइज इज प्रोड्यूस फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, डिस्टेंस में दूर में, डिस्टेंट स्टार्स। यही भी क्यों, क्योंकि स्टार का भी हाई टेम्परेचर होता है। ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक,
और थर्मल नॉइज़। ठीक है, इस कॉस्मिक नॉइज़ को ये भी कहते हैं। थर्मल नॉइज़ एक इंटरनल नॉइज़ में भी होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो कॉस्मिक नॉइज़ है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे स्काई में, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पोर्शन ऑफ स्काई में ये बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है। जो कॉस्मिक नॉइज़ है वो पूरे स्काई में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह सेम रहता है। ठीक है, तो कॉस्मिक नॉइज़ डिस्टेंट स्टार्स के द्वारा होता है, सोलर नॉइज़ सन के द्वारा होता है, और दोनों ही क्या होता है हाई टेम्परेचर के कारण रेडिएट करते हैं। ओके, जो थर्ड टाइप है एक्सटर्नल नॉइज़ का वो है इंडस्ट्रियल नॉइज़। दिस नॉइज़ रेंजेस बिटवीन 1 to 600 मेगाहर्ट्ज़। ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस नॉइज़ जो इंडस्ट्रियल नॉइज़ है वो उसका फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 to 600 मेगाहर्ट्ज़ तक। ये जनरली अर्बन, सब अर्बन एंड अदर इंडस्ट्रियल एरियाज रहता है एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय आर्क डिस्चार्ज। ठीक है, ये एक तरह का जो आर्क डिस्चार्ज होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है गैसेस का। जैसे बिहार स्टेट में अगर किसी ने देखा होगा कि बरौनी के पास एक इंडस्ट्री जो है उसमें हमेशा ऊपर से एक आग जलते रहता है। जब हम लोग छोटे थे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि आखिर ऐसे ये हमेशा ये आग, ये फ्लेम क्यों रहता है। तो वो बेसिकली आग डिस्चार्ज है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री से जो गैसेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाके ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो उनका जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, जो इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके कारण क्या होता है, ये एक आग प्रोड्यूस होता है, जो कि हम लोगों को लगता है वो फ्लेम और या फिर एक आग है ऊपर में। ठीक है, सोर्स ऑफ दिस नॉइज आर ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट इग्निशन। ये जो इंडस्ट्रियल नॉइज है वो एक तो आग डिस्चार्ज के कारण आता है। इंडस्ट्रीज में जो भी गैसेस जो होते हैं, जो जिसको बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं, या फिर आप उसको कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो साइड में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है। तो इसके कारण फिर है सोर्सेज ऑफ दिस नॉइज आर ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट इग्निशन। जो भी गाड़ियों से जो ये सब होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, और फिर स्विचिंग इक्विपमेंट्स, लीकेज फ्रॉम हाई वोल्टेज लाइंस। हाई वोल्टेज लाइन से लीकेज मतलब आप लोग देखते होंगे ट्रांसफार्मर में जहाँ पे बहुत मेन कनेक्शन जो होता है, हैवी जहाँ पे लाइंस होता है, वहाँ पे एक आवाज़ करते रहता है, एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क जैसा। ठीक है, तो वो भी इंडस्ट्रियल नॉइज़ के ही कारण आता है। तो ये हुआ इंडस्ट्रियल नॉइज़। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल नॉइज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नॉइज़ को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं। इस नॉइज़ को बेसिकली हम लोग ब्रॉडली 4 पार्ट्स में बांटे हैं: थर्मल, शॉर्ट नॉइज़, फ्लिकर एंड बर्स्ट। ठीक है, तो इंटरनल नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ क्रिएटेड बाय एनी एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस फाउंड इन रिसीवर्स। मतलब रिसीवर के अंदर जो भी डिवाइस है, ठीक है, रिसीवर कोई चीज़ से बना है तो रिसीवर के अंदर जो भी एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस है उनके द्वारा जो नॉइज़ क्रिएट होता है उसको कहते हैं इंटरनल नॉइज़। ठीक है, दिस नॉइज इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ ओवर विच इट इज मेजर्ड। ये जो इंटरनल नॉइज है, ये चारों नॉइज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ के, मतलब कितने बैंडविड्थ की, किस फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं। तो आइए फर्स्ट पहले हम लोग देखते हैं थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज क्या है? नॉइज जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड थर्मल एजिटेशन, व्हाइट और जॉनसन नॉइज। मीन्स रिसीवर के अंदर जो भी कंपोनेंट है, एक्टिव या पैसिव डिवाइसेस है, वहाँ पे एक रजिस्टर भी होगा। रजिस्टर के अक्रॉस जो नॉइज जनरेट होता है उसको कहते हैं थर्मल नॉइज। इट इज ड्यू टू रैपिड एंड रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द रेजिस्टेंस। कोई भी चीज़ एटम्स या इलेक्ट्रॉन से बना होता है और रेजिस्टेंस भी उसी तरह एटम्स या इलेक्ट्रॉन से बना है, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है या एटम्स है उनके रैपिड मीन्स बहुत फास्ट, और रैंडम मीन्स ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट चलेगा, रैंडम मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो उनके इलेक्ट्रॉन या एटम के रैपिड एंड रैंडम मोशन के कारण ये जो नॉइज है वो प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड होगा तभी, अगर एक नॉर्मल रेजिस्टेंस बिना कनेक्शन के भी अगर रखा हुआ है तो उसमें भी कुछ थर्मल नॉइज होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा फास्टली मूव नहीं करेंगे लेकिन करते हैं। Noise generated by a register is proportional to its absolute temperature and bandwidth over which noise is measured. जो भी noise generate होता है रजिस्टर में वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये PN शो कर रहा है, noise generated across register। प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, T मतलब वो रजिस्टर किस टेम्परेचर में है, और बैंडविड्थ के ओवर विच हम लोग नॉइज मेजर कर रहे हैं। मतलब एक रजिस्टर है वो किस टेम्परेचर में है, और उस रजिस्टर में अगर हम लोग नॉइज मेजर कर रहे हैं तो किस फ्रीक्वेंसी में कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, जो रजिस्टर है वो थर्मल नॉइज क्रिएट करता है, लेकिन रिएक्टेंस डू नॉट जनरेट थर्मल नॉइज। रिएक्टेंस जो होता है वो थर्मल नॉइज जनरेट नहीं करता है, जैसे इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, ये थर्मल नॉइज जनरेट नहीं करेंगे। तो अगर हमारा नॉइज पावर जो है, नॉइज पावर
जो थर्मल नॉइज पावर है वो प्रोपोर्शनल है TB के, तो इसको हम इक्वेट करते हैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाल करके, जो कि है K मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो Pn जो नॉइज पावर है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा KTB। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन, और ये जो T है ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, हम लोग को हमेशा केल्विन में लेना है। अगर क्वेश्चन में केल्विन में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिग्री में है तो हम लोग को केल्विन में उसको चेंज करना होगा। तो कोई भी अगर डिग्री में टेम्परेचर दिया हुआ है उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देना होगा। अब B है बैंडविड्थ। ठीक है, Pn इज नॉइज पावर आउटपुट ऑफ रजिस्टर। पावर का फॉर्मूला ये है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा, ठीक है, नॉइज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वो क्या होगा √4 kTBR। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर इसी के बेसिस पर हम लोग करंट निकालें तो करंट क्या हो जाएगा, जिस तरह से वोल्टेज था 4 kTBR, करंट हो जाएगा 4 kTBG, मीन्स R के जगह हम लोग अब यहाँ पे कंडक्टेंस ले रहे हैं। कंडक्टेंस क्या होगा, G = 1/R, मतलब जो कंडक्टेंस होता है वो = 1/ रेजिस्टेंस है। तो अगर बोला जाएगा RMS नॉइज वोल्टेज निकालने तो हम लोग रेजिस्टेंस यूज करेंगे, लेकिन अगर बोला जाएगा नॉइज करंट निकालने तो फिर हम लोग R से G निकाल लेंगे और तब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, ये जो Vn = 4 kTBR है, ये कहाँ से आया? तो हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है। तो मान लेते हैं कि ये R जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो नॉइज वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो हो रहा है Vn। ठीक है, अब हमको इसी Vn को मेजर करना है। तो R तो नॉइजी रजिस्टर है, इसीलिए Vn जनरेट हो रहा है। इस Vn को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक लोड रजिस्टर RL लगाया इसके अक्रॉस, जो कि नॉइजलेस है, मतलब इस रजिस्टर RL के कारण यहाँ पे कोई भी Vn जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगा। जिस तरह से R के कारण यहाँ Vn प्रोड्यूस है, नॉइज वोल्टेज है, ये हम लोगों ने नॉइजलेस रजिस्टर लिया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नॉइज वोल्टेज नहीं आएगा। तो अगर इस तरह का कनेक्शन हमने किया है और हमें मेजर करना है कि ये Vn कितना है, तो क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा हमें। जो भी RL मेजर करेगा, जो भी वोल्टेज, क्योंकि इसका कोई वोल्टेज है नहीं अपना, ठीक है, और हम लोग सर्किट से देख सकते हैं कि ये R और ये RL दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में क्या होगा, हमारा करंट सेम होगा और वोल्टेज हाफ हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज हाफ भी क्यों होगा वो भी बताता है, पर सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होगा। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए कि ये जो Vn है ये पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि हमको Vn मेजर करना है। तो हम चाहते हैं कि ये जो Vn है वो यहाँ पे जितना मैक्सिमम वोल्टेज हम लोगों को ये Vn के कारण यहाँ मिल पाए वो मिले। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि ये तभी हो सकता है जब ये RL जो है वो R के बराबर हो। ठीक है, assume RL is noiseless and is receiving the maximum noise power generated by R. ठीक है, सो फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम RL मस्ट बी इक्वल टू R। इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देख सकता है, लेकिन इसमें बेसिकली यही है कि हम लोगों को ये Vn मेजर करना है, और जो कि R के अक्रॉस नॉइज वोल्टेज है। तो अगर हम एक रजिस्टर लगा करके मेजर कर रहे हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा इस साइड से यहाँ, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस ये Vn मैक्सिमम इधर तभी आ पाएगा जब ये RL इस R के इक्वल हो। तो अगर ये RL इस R के इक्वल हो गया तो अभी ये V क्या हो जाएगा, सीरीज में होगा। ठीक है, R ये R, तो ये 2R। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है वो हो जाएगा Vn/2। ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आप लोग कि दो रजिस्टर है, दो इक्वल रजिस्टर है, तो सीरीज में क्या होगा, अगर हम वोल्टेज Vn अप्लाई कर रहे हैं तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, इस R के अक्रॉस भी Vn/2 और इस R के अक्रॉस भी Vn/2। अगर नहीं तो आप लोग करंट से भी देख सकते हैं, करंट क्या हो जाएगा, I = V/R। तो इसके अक्रॉस करंट क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। तो अगर मेरे पास सीरीज में दो इक्वल रेजिस्टेंस है तो जो भी वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे वो दोनों रेजिस्टेंस में इक्वली डिवाइड होगा। तो अभी ये जो V है वो हमारा आ गया Vn/2। इसीलिए ये जो पावर है, जो नॉइज पावर है, वो क्या हो जाएगा, हम लोग मेजर कर रहे हैं मान लेते हैं, तो पावर क्या होगा V²/R, और RL के अक्रॉस हम लोग को मेजर करना है तो V²/RL। V हम लोगों ने क्या पता लगाया कि Vn/2 है। ठीक है, तो V की जगह Vn/2 लिख दीजिए, और RL भी हम लोगों ने बोला है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए ये इक्वल टू R होगा, इसलिए तो ये हो गया Vn²/4R। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, Vn²/4R = Pn। Pn हम लोग जानते हैं KTB है इंटू 4R, तो ये इक्वेशन यहाँ प्रूव होता है।
ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग क्विकली कर लेते हैं। एन तो अब हम लोगों को एक न्यूमेरिकल करना है। एन एम्पलीफायर ऑपरेटिंग ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 18 to 20 मेगाहर्ट्ज हैज अ 10 किलो ओम इनपुट रजिस्टर। व्हाट इज द आरएमएस नॉइज वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 27 डिग्री। इनपुट में कितना नॉइज वोल्टेज है, तो इनपुट में जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस हम लोग को नॉइज वोल्टेज निकालना है। तो इधर यार हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे नॉइज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, √4 kT/BR। 4 पता है, k का वैल्यू पता है 1.38 × 10⁻23। TBR ये पता करना है। T यहाँ पे 27 डिग्री, पर इस फॉर्मूला में हम लोग को हमेशा केल्विन में लेना है, इसीलिए 27 + 273 तो ये हो गया 300 K, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट है B, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ दिया है 18 to 20 मेगाहर्ट्ज, दैट मीन्स बैंडविड्थ इज 2 मेगाहर्ट्ज। मेगा मीन्स 10⁻6, इसलिए 2 × 10⁻6। और है R, रेजिस्टेंस क्या है हमारा 10 किलो ओम, इसलिए 10 × 10⁻3। इसको सॉल्व करके आए 18.2 माइक्रोवोल्ट। मतलब हमारे इस एम्पलीफायर में इनपुट में जो रजिस्टर था 10 किलो ओम का, उसके अक्रॉस 18.2 माइक्रोवोल्ट नॉइज वोल्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट थर्मल नॉइज पावर अवेलेबल फ्रॉम एनी रजिस्टर एट रूम टेम्परेचर 290 K फॉर अ बैंडविड्थ ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। मीन्स हमारे पास कोई भी जो रजिस्टर है, एक रजिस्टर है जो कि रूम टेम्परेचर पे है, मीन्स 290 केल्विन पे है, और बैंडविड्थ है उसका 1 मेगाहर्ट्ज। हम लोगों को उसका थर्मल नॉइज पावर निकालना है। कैलकुलेट ऑल्सो द कॉरेस्पॉन्डिंग नॉइज वोल्टेज, मतलब नॉइज पावर भी निकालना है और नॉइज वोल्टेज भी निकालना है। गिवन R = 50। तो गिवन क्या क्या है, सबसे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम में हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले सारा गिवन क्वांटिटी लिखना है, ताकि कोई भी चीज़ मिस नहीं हो। तो इस क्वेश्चन में दिया है T 290 K, बैंडविड्थ जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज का दिया हुआ है, और R 50 ओम का है। तो थर्मल नॉइज पावर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं KTB। KTB, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नॉइज वोल्टेज क्या हो जाएगा, √4 kT/BR। सारा चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.95 माइक्रोवोल्ट। ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जिस तरह से हम लोग किसी भी एक रजिस्टर के अक्रॉस नॉइज निकालते हैं, उसी तरह अगर इनपुट जो जहाँ पे हम लोग को नॉइज वोल्टेज निकालना है, वहाँ पे अगर बहुत सारे रजिस्टर्स है और वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो उन सभी सीरीज कनेक्शन के अक्रॉस नॉइज वोल्टेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी तक में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ एक रजिस्टर के अक्रॉस नॉइज निकालते थे तो 4 kT/BR करते थे, लेकिन अब अगर वहाँ पे एक रजिस्टर के जगह पे हमारा सीरीज या पैरेलल कनेक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सीरीज कनेक्शन। इफ R1 R2 R3 आर इन सीरीज, देन R इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज में हम लोग सारे रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो यही होगा। तो जो वोल्टेज होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 4 kT/B। R की जगह हम लोग R इक्विवेलेंट लिखेंगे, जो कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मान लेते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रिक है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 के लिए हमारे पास जो नॉइज है वो है VN1, R2 रेजिस्टेंस के लिए VN2 है, तो अगर सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो जो टोटल जो नॉइज वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो अगर ऐसा है तो डायरेक्टली हम लोग VN1 स्क्वायर प्लस VN2 स्क्वायर प्लस VN3 स्क्वायर कर सकते हैं। हम लोगों को वापस से VN1 से R1 निकालने का, ये सब करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ वोल्टेज दिया हुआ है हर रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, कि R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग VN1 है नॉइज वोल्टेज, R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग VN2 है, तो जो इक्विवेलेंट जो हमारा नॉइज वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस जब सीरीज कनेक्शन में होगा तो क्या होगा, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल वोल्टेज नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 4 kT/B R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये यहाँ कैसे आया ये भी पता चल सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट की जगह ये कर रहे हैं, तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 4 kT/B R1 प्लस 4 kT/B R2। तो ये 4 kT/B R1 क्या होगा, नॉइज वोल्टेज 1, और स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि √4 kT/B R1 होता है VN1, तो सिर्फ 4 kT/B R1 क्या हो जाएगा, VN1 स्क्वायर। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही है, इसलिए जो सिर्फ डिप्लोमा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो अगर नहीं भी इस पॉइंट पे ध्यान दे तो ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो इस वाले फॉर्मूला को जरूर देखें। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर पैरेलल कनेक्शन आता है तो अच्छा होता है हमारे लिए कि हम लोग रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस यूज करें, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसको कहते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन कंडक्टेंस क्या होता है, 1/R1 को कंडक्टेंस कहते हैं। तो सीरीज में हम लोग रजिस्टर्स को ऐड करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में कंडक्टेंस ऐड होता है, तो इसीलिए हम लोग ये एडिशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहता है, इसीलिए हम लोग जनरली पैरेलल कनेक्शन में कंडक्टेंस यूज करते हैं। तो अभी कंडक्टेंस यूज करते हैं और पैरेलल कनेक्शन में हम लोग करंट लेते हैं, क्योंकि जब कंडक्टेंस यूज करेंगे तो करंट हम लोग लेंगे,
तो हमारा अभी नॉइज करंट क्या हो जाएगा 4 kTB G इक्विवेलेंट। ये बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले से। पहले वाले में हमारा क्या था, अगर वोल्टेज ले रहे हैं तो 4 kTB R इक्विवेलेंट, करंट ले रहे हैं तो 4 kTB G इक्विवेलेंट। और ये कब होता है, जब ये पैरेलल में हो, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में ही G इक्विवेलेंट को हम लोग G1 G2 G3 लिख सकते हैं। ठीक है, और सिमिलर वे में यहाँ पे भी जो इक्विवेलेंट नॉइज करंट होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल करंट। जिस तरह से यहाँ पे हर रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज हो रहा था स्क्वायर, उसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे हर रेजिस्टेंस के पास जो करंट है, नॉइज करंट है, उसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ नॉइज है वो है शॉर्ट नॉइज। दिस टाइप ऑफ नॉइज इज कॉज्ड बाय शॉर्ट इफेक्ट इन ऑल एम्पलीफाइंग डिवाइस एंड एक्टिव डिवाइस। जो भी एक्टिव डिवाइस होता है या एम्पलीफाइंग डिवाइस होता है, हम लोग जानते हैं एम्पलीफायर जो है वो एक्टिव डिवाइस है, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि आउटपुट में एम्पलीफाई करके दे सिग्नल, वो होता है एक्टिव डिवाइस। दिस टाइप ऑफ नॉइज इज कॉज्ड बाय रैंडम वेरिएशंस इन द अराइवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एट द आउटपुट इलेक्ट्रोड ऑफ एन एम्पलीफाइंग डिवाइस। मींस एम्पलीफायर का जो आउटपुट इलेक्ट्रोड रहता है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसी के कारण ये शॉर्ट नॉइज प्रोड्यूस होता है। तो एग्जाम्पल एक डायोड से लिया गया है कि अगर डायोड है तो उसमें जो शॉर्ट नॉइज के कारण, शॉर्ट नॉइज करंट जो है, मीन्स नॉइज करंट जो है, उसको कहते हैं, उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि IN इक्वल्स टू रूट अंडर 2EIPB। मीन्स IN क्या है, RMS शॉर्ट नॉइज करंट, 2 कांस्टेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो कि होता है 1.6 × 10⁻19 C। IP क्या होता है, उस डायोड का अपना जो फॉरवर्ड करंट है। ठीक है, डायरेक्ट डायोड करंट जिसको कहते हैं, कोई भी डायोड का अपना एक करंट होगा ना कि वो फॉरवर्ड बायस होगा तो इतना करंट देगा, तो वो करंट ये होता है IP। ठीक है, और नॉइज करंट है IN। B क्या है, बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम। हालांकि ये नॉइज बहुत ज़्यादा मतलब इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है इसमें क्वेश्चन पेपर में डिप्लोमा के। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉइज है वो है थर्मल नॉइज, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो इस पे बेस्ड भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट शॉर्ट नॉइज कंपोनेंट ऑफ द करंट present on the direct current of 1 milliampere flowing across a semiconductor junction given that the effective noise bandwidth is 1 megahertz। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा, पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। हमारा डायरेक्ट करंट ऑफ 1 मिलियम्पियर मतलब ये IP है। ठीक है, तो जो भी सेमीकंडक्टर जंक्शन है हमारे पास, उसके थ्रू जो डायरेक्ट करंट है वो है 1 मिलियम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। बैंडविड्थ दिया हुआ है 1 मेगाहर्ट्ज। तो शॉर्ट नॉइज करंट निकालना है। शॉर्ट नॉइज करंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 2EIPB। 2EIPB सब चीज पता है हम लोगों को, तो निकल गया 18 नैनो एम्पियर करंट। मतलब फॉर 1 मिली एम्पियर ऑफ डायरेक्ट करंट 18 नैनो एम्पियर ऑफ शॉर्ट नॉइज करंट इज प्रेजेंट अक्रॉस सेमीकंडक्टर जंक्शन। थर्ड जो टाइप है वो है फ्लिकर। फ्लिकर को 1/f नॉइज भी कहते हैं। ऑब्जर्व बिलो फ्यू किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये फ्यू किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज के नीचे पाया जाता है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा किलोहर्ट्ज से बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे ये नहीं पाया जाता है। और इसका क्या नेचर होता है, इट्स स्पेक्ट्रल डेंसिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। स्पेक्ट्रल डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब कोई भी चीज़ का पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फ्लिकर का जो है, मान लेते हैं अगर ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है हमारा, ठीक है, तो फ्लिकर का स्पेक्ट्रल डेंसिटी मतलब फ्लिकर जो नॉइज है ये हमारा पावर एक्सिस है। ठीक है, फ्लिकर नॉइज का। तो ये क्या होता है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इधर से क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा ये जो मेरा पावर है वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्या लग रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इसका पावर कम हो रहा है, इसीलिए इसको 1/f नॉइज भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नॉइज, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये नॉइज कम होता है। द नॉइज बिकम्स सिग्निफिकेंट एट फ्रीक्वेंसी लोअर देन 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज से नहीं, 100 हर्ट्ज बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी हुआ, मतलब समवेयर हियर। ठीक है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी में 100 हर्ट्ज के नीचे ये जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी पे ये पावर बहुत होता है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है वैसे वैसे पावर कम होता है, इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी पे ये सबसे ज्यादा होता है। जो फोर्थ टाइप का है वो है बर्स्ट नॉइज। इट कंसिस्ट ऑफ सडन स्टेप लाइक ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर डिस्क्रीट वोल्टेज और करंट लेवल्स, ऑर्डर ऑफ सेवरल 100 माइक्रोवोल्ट्स, करंट लास्ट फ्रॉम सेवरल मिलीसेकंड टू सेकंड। बर्स्ट नॉइज क्या होता है, सडन जब स्टेप लाइक ट्रांजिशन होता है, जैसे डिजिटल सिग्नल है, अगर ये हमारा है 1, ठीक है, तो 1 से अगर 0 करना है तो ये वाला जो चीज है ये है ट्रांजिशन। तो क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल हाई वोल्टेज लेवल पे था, अचानक से ये लो पे आ गया।
ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, कुछ नॉइज प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं बर्स्ट नॉइज। ये बर्स्ट नॉइज कितने मैग्नीट्यूड का होता है, सेवरल 100 माइक्रोवोल्ट्स का, और ये कितने सेकंड्स तक रहता है, तो मिली सेकंड्स टू सेकंड्स तक। ये जो नॉइज है, ये जो फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, वही है बर्स्ट नॉइज। ठीक है। वीडियो में हम लोगों ने नॉइज के टाइप्स पढ़े, नॉइज के बारे में पढ़े, हर टाइप के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा नॉइज का पार्ट, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नॉइज फिगर, नॉइज टेम्परेचर और कुछ क्वेश्चंस। सो इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।